अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सजनी मर्डर केस है। 26 साल की सजनी नाम की एक महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 को हो जाती है। कथित तौर पर ये हत्या घर में लूटपाट के दौरान की गई थी। अभी पुलिस इस लूटपाट और हत्याकांड के सुलझावादी कि अगले ही दिन इस महिला का पति भी लापता हो जाता है। अब पुलिस इस केस को और लापता पति को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं और केस की जांच की आदेश देते हैं। फिर पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए 6 साल के अंदर लगभग 1 लाख कॉल डिटेल्स की जांच करती है। हजारों लोगों से पूछताछ की जाती है और पुलिस की टीम एक अनजान शख्स के खोजने के लिए लगा दी जाती है। 15 साल बाद इस केस में जो खुलासा होता है उसको जानकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इस केस में पुलिस का काम इतना लाजवाब था कि अपराधी पुलिस से पूछने पर मजबूर हो गया था कि आप बस मुझे इतना बता दो, आपने मुझे ढूंढा कैसे। पूरी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिर क्या है सजनी मर्डर केस की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 से। सुबह सुबह अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णन नाम के एक व्यक्ति की फोन की घंटी बजती है। ओके कृष्णन फोन उठाते हैं। फोन पर उनके दामाद तरुण कुमार जीना राज की आवाज आती है, जो रोते हुए कह रहा था कि घर में लूट की वारदात हुई है और लुटेरों ने लूटपाट के दौरान उनकी बेटी सजनी की हत्या कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्णन अपने कुछ रिश्तेदारों तथा पत्नी के साथ भागकर अपने बेटी दामाद के घर जाते हैं। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का सामान बुरी तरीके से वहां पर बिखरा हुआ है। सामने फ्लोर पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है, जिसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ है। उसके बगल में बैठे दामाद तरुण तेजी से रो रहा है। स्थिति को देखते हुए तुरंत सजनी को पास के अस्पताल में ले जाते हैं, मगर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद के पुलिस को भी हो जाती है। पुलिस वाले भी भागते हुए क्राइम सीन पर आते हैं और जांच को शुरू कर देते हैं। पहली नजर में ही ये लूटपाट के दौरान हत्या का मामला लग रहा था। इसके बावजूद पुलिस वाले एक एक चीज की बारीकी से जांच करते हैं। घटनाक्रम को समझने के लिए महिला सजनी के पति तरुण से पूछताछ करती है। इस पूछताछ के दौरान भी तरुण दहाड़े मार कर रोता चिल्लाता रहता है। इस कारण पुलिस ज्यादा दबाव तरुण पर नहीं देती है और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तरुण जरूर दहाड़े मार कर रो रहा था, जांच कर दिया जाता है और मामले की जांच बढ़ती रही। पत्नी की मृत्यु की वजह से तरुण की हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए पुलिस उससे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं करती है। उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। मगर ये क्या, घटना के अगले ही दिन 15 फरवरी 2003 को अचानक से तरुण लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव तरुण का पता लगाने की कोशिश करती है, मगर तरुण का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अब लोगों को खोजी कुत्ते की भौंकने का मतलब समझ आने लगता है। लोग समझ जाते हैं कि सजनी की हत्या में जरूर तरुण का हाथ था। अब पुलिस की कई टीम तरुण को खोजने में लगा दी जाती है, मगर तरुण का कोई भी अता पता नहीं चलता है। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण पर ही अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज करा देते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद पुलिस तरुण को खोजने में नाकाम रहती है। 2004 में
सजनी के कुछ ससुराल पक्ष के लोगों का लाइव डिटेक्टेड टेस्ट भी किया जाता है, मगर पुलिस को बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब आ चुका था साल 2006, जब पुलिस वाले सजनी के कातिलों को ढूंढने में नाकाम रहते हैं तो सजनी के पिता गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। पहले कई कोशिशों में ये नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकाम रहते हैं, मगर किस्मत से इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है। नरेंद्र मोदी पूरी कहानी को सुनने के बाद गुजरात के आला पुलिस को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस की फाइल को खोलकर फिर से जांच करने की आर्डर देते हैं। इसी के बाद 2006 में इस केस की फाइल दोबारा खोली जाती है और फिर से जांच शुरू की जाती है। जांच की इंक्वायरी करने के लिए केस को कमिश्नर ए.के. शर्मा को दिया जाता है। शुरुआती कुछ साल तक पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है, बस साल बदलते रहते हैं। यहाँ तक कि जांच अधिकारी भी बदल जाते हैं। ना ही सजनी के कातिलों का और तरुण का भी कहीं अता पता नहीं चलता है। 6 साल और बीत जाते हैं। अब साल आता है 2012। अब इस मामले की जांच डीसीपी दीपन भाद्रान के नेतृत्व में शुरू होती है। डीसीपी दीपन बिल्कुल नए सिरे से इस केस की जांच करते हैं। सबसे पहले इस केस में शामिल एक लोगों के इतिहास भूगोल को खंगाला जाता है। फिर टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति को ढूंढने में लगाती है। इसके पीछे की सोच ये थी, अगर तरुण मिल गया तो बहुत से सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। इसीलिए अगले कुछ महीनों में कई हजार लोगों की प्रोफाइल की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े एक मोबाइल नंबर और आने जाने वाले कॉल की निगरानी भी की जाती है और सभी नंबर की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती है। ऐसे अगले कई महीनों तक चलता रहता है। पुलिस की कई टीमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, मगर किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के व्यक्ति से नहीं निकलता है। शुरुआती नाकामी के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और वो तरुण से जुड़े करीबी लोगों के नंबर पर अपना नज़र बनाए रखते हैं। खास तौर से तरुण की मां और तरुण के भाई के नंबर पर विशेष निगरानी की जाने लगती है। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर तरुण के मां के मोबाइल पर एक भी ऐसा कॉल नहीं आता है जो पुलिस वालों को तरुण तक पहुंचा सके। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। दरअसल यहाँ गेस्ट के तौर पर रहते हुए जब पुलिस वाले पड़ोसियों के साथ भी अपना व्यवहार मधुर कर लेते हैं तो कुछ पड़ोसी पूछे जाने पर बताते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक तो अहमदाबाद में रहता है जबकि दूसरा बेटा कहीं साउथ इंडिया में रहता है। पुलिस के लिए ये छोटी मगर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद अब पुलिस वाले अपनी पूरी निगरानी अनम्मा पर ही बनाए रखते हैं। जांच में सामने आता है कि अनम्मा बीच बीच में केरल भी जाती हैं। जब पुलिस वाले लगातार निगरानी अनम्मा पर बनाए रखते हैं, उन्हें पता चलता है कि तरुण की मां केरल जाने के बाद बेंगलोर भी आई है। अब पुलिस इस बात को जानना चाहती है कि अनम्मा के बेंगलोर जाने की वजह क्या थी। इस बात को जानने के लिए अब पुलिस वाले अनम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर डाल देते हैं और आने जाने वाले एक नंबर की डिटेल को खंगालना शुरू कर देते हैं। कई महीनों तक खंगालने के बावजूद अनम्मा के मोबाइल पर एक भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिलता है।
इसके बावजूद पुलिस वाले तरुण की मां के मोबाइल नंबर पर नज़र बनाए रखते हैं। पुलिस वालों की ये मेहनत एक दिन फाइनली कामयाब होते हुए नजर आती है। दरअसल एक दिन अनम्मा के मोबाइल नंबर पर अनजान नंबर से फ़ोन आता है। जब इस नंबर की डिटेल्स पुलिस द्वारा निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी निशा प्रवीण नाम के महिला पर दर्ज है, जो बेंगलोर में रह रही हैं। अभी पुलिस इस निशा प्रवीण के नंबर को निकाल पाती कि कुछ ही महीनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से अनम्मा के मोबाइल पर फ़ोन आता है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन था। अब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये लैंडलाइन नंबर तो बेंगलुरु में एक इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस की एक टीम ओरेकल इंडिया कंपनी पर पहुंचती है। इस कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारियों का डेटा था। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारियों का डेटा चेक करती है, मगर उसमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाते हैं और तरुण की वर्षों पुरानी फ़ोटो लेकर कई लोगों को चुपके से इसी ओरेकल इंडिया के ऑफिस के इर्द गिर्द खड़े कर दिया जाता है तथा ऑफिस के आने जाने वाले एक एक लोगों पर नज़र रखने के लिए कहा जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली एक व्यक्ति दावा करता है कि इस फोटो में दिख रहे इस शख्स की तरह ही एक व्यक्ति को इस बिल्डिंग में देखा है। अब पुलिस वाले उस तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति का डिटेल कंपनी से पता करती है तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है असल में वे ओरेकल इंडिया के एग्जीक्यूटिव प्रवीण भटेले हैं। पुलिस को समझ आ जाता है कि यहाँ तरुण अपनी पहचान बदल के रह रहा है। पुलिस के लिए ये जानकारी बहुत बड़ी थी। अब अहमदाबाद की क्राइम की टीम जल्द से जल्द छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी, मगर पुलिस वाले अपना ये प्लान बदल देते हैं कि उन्हें लगता है अगर तरुण को इस बात की भनक लग गई। टाइम तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे तरुण के केबिन में जाते हैं और बिना कुछ कहते हुए हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। 15 सालों में पहली बार किसी ने उस शख्स को तरुण पुकारा था। तरुण नाम सुनते ही सामने मौजूद व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और वो पसीने पसीने हो जाता है। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही सामने वाला अपना हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा देता है। इसे ये कंफर्म हो चुका था कि सामने वाला व्यक्ति तरुण है, जो प्रवीण भटेले के तौर पर कंपनी से जुड़ा हुआ है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल नीचे खड़े अपने टीम को तुरंत इंफॉर्मेशन देते हैं और तरुण से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो। तरुण समझ चुका था कि 15 साल तक जिस पहचान को उसने छिपाए रखा, पुलिस ने उसका पता कर ही लिया। इसलिए वो भी बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण बस पुलिस से एक सवाल का जवाब पूछता है कि बस आप मुझे इतना बताओ कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है, जहां की आगे की पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस के पास भेजा जाता है। पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले मरने वाले सजनी के बारे में पूछताछ करती है। इसके बारे में खुलासा करते हुए तरुण बताता है, दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सजनी के साथ शादी करके वो खुश नहीं था। वास्तव में तरुण का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, मगर परिवार वालों की बातों में आकर वो बैंक में
काम करने वाली सजनी के साथ मिलता है। फिर 2002 में सजनी से ही शादी कर लेता है। बहुत जल्द वो शादी से ऊब जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है। इसी के साथ वो भोपाल में अपने स्थित हीरा पन्ना अपार्टमेंट में आता है तथा अपनी पत्नी का दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद वो घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है और फिर घर में लूट का नाटक करता है। पहले तो पुलिस का खोजी कुत्ता तरुण पर शक जताता है। उसके बाद पूछताछ और शुरुआती जांच में शक की सुई तरुण की तरफ ही घूमने लगती है। इस कारण मौके का फायदा उठाकर अगले ही दिन तरुण वहां से भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं अब तुमसे शादी करूंगा। इतना सुनते ही तरुण को धक्का देकर ये कहकर निकाल देती है, मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के बताने के मुताबिक फिर उसके बाद तरुण भोपाल में रह रहे आपका पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो चुपके से प्रवीण का सभी डॉक्यूमेंट्स कॉपी कर लेता है। तरुण उस डॉक्यूमेंट में अपनी फ़ोटो लगाकर खुद ही प्रवीण भटेले के दौर पर जीने लगता है। इन्हीं फर्जी कागजों का इस्तेमाल करते हुए तरुण प्रवीण भटेले के नाम पर पासपोर्ट समेत दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेता है। कुछ समय तक वो इधर उधर समय बिताता है और फिर 2012 में बेंगलुरु चला जाता है, जहां वो प्रवीण के डॉक्यूमेंट के दम पर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। इस नौकरी के बदले कंपनी से उसे 22 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी मिलता है। वो कंपनी की ओर से 3 बार अमेरिका के दौरे पर भी जाता है। कमाल की बात तो ये थी कि ये दौरा और सब कुछ इस फर्जी दस्तावेज से कर रहा था, मगर कभी भी पकड़ा नहीं गया। 2012 में ही प्रवीण की मुलाकात एक निशा नाम की लड़की से होती है। कुछ दिन के मुलाकात के बाद प्रवीण निशा को बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की बनी बनाई कहानी को सुनकर निशा तरुण के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलोर में ही एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शादी के बाद जब कभी तरुण के माता पिता बेंगलोर आते थे तो तरुण निशा से कहता था कि ये उनके चाचा और चाची हैं। समय के साथ तरुण और निशा 2 बच्चों के माता पिता भी बनते हैं। इन सभी खुलासे के बाद तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल वो जेल में ही है। इस मामले में तरुण की पत्नी निशा से भी पूछताछ की जाती है। निशा बताती हैं कि वो तो इस शख्स को प्रवीण भटेले के तौर पर ही जानती हैं। फिलहाल केस की बात करें तो लाखों की नौकरी करने वाला तरुण जेल की हवा खा रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद ही वो लगातार जेल से निकलने के लिए अपील करता रहता है, मगर तारीख थी 22 जनवरी 2022। हरियाणा के सोनीपत जिले के कन्नौर थाने में एक 22 साल की लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होते ही पूरे पुलिस थाने में तहलका मच जाता है, क्योंकि गायब होने वाली लड़की ने कुछ समय पहले ही एक एग्जाम पास करके कनाडा की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाते हुए जिले भर में वजह बहुत ही अजीब थी। तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था और घटना की पीछे की वजह क्या थी? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। आप खुद को और अपनों को सुरक्षित रख पाएं, इसलिए इस केस को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हरियाणा के मशहूर मोनिका केस की बात कर रहे हैं।
22 साल की मोनिका हरियाणा के रोहतक जिले के कलंद गांव के रहने वाली। बचपन से मोनिका पढ़ने में काफी तेज थी, इसलिए परिवार वाले इन्हें आगे तक पढ़ाने का फैसला करते हैं। मोनिका भी उनके उम्मीदों पर खरी उतरती हैं और लगातार पढ़ाई में बेहतर करती रहती हैं। एक समय बाद मोनिका कनाडा के एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का फैसला करती हैं। परिवार वाले भी मोनिका के इस फैसले में उनका साथ देते हैं, मगर समस्या ये थी कि मोनिका को कनाडा जाने से पहले एक एग्जाम क्लियर करना था। इसी एग्जाम की तैयारी के लिए मोनिका अब अपने घर को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत जिले के कन्नौर में रहने वाली अपनी मौसी के पास आ जाती हैं। मौसी के पास आने का कारण था यहाँ रहकर मोनिका अच्छे से पढ़ाई कर सके। यहाँ रहते हुए मोनिका अच्छे से पढ़ाई करने लगती है, मगर इसी पढ़ाई के दौरान एक दिन उसकी नज़र पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से मिलती है। एक दिन, 2 दिन होते होते आए दिन अब उस लड़के और मोनिका की आंखें चार हो जाती हैं। अब देखते ही देखते इनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिसे मोनिका पसंद करने लगी थी उस लड़के का नाम सुनील उर्फ शिल्ला था। बहुत जल्द मोनिका सुनील के प्यार में पड़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। इसी बीच मोनिका का एक एग्जाम भी आता है। IELTS एग्जाम पास करते हुए कनाडा जाने के योग्य हो जाती है। मोनिका की इस कामयाबी पर घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मोनिका की इस कामयाबी का चर्चा जिले भर में होती है। सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद फाइनली अपनी पढ़ाई के लिए मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा चली जाती हैं। कनाडा जाकर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती हैं। अभी मोनिका को गए कुछ ही दिन हुए थे कि सुनील फोन पर मोनिका को शादी करने के लिए भारत बुलाता है। जल्द से जल्द भारत बुलाने लगता है। सुनील की जिद की वजह से मोनिका महेश 17 दिनों बाद कनाडा से वापस भारत आ जाती हैं। 17 दिनों बाद यानी 22 जनवरी 2022 को मोनिका बिना अपने परिवार वालों को बताए कनाडा से हरियाणा वापस आ जाती हैं। यहाँ आने के बाद मोनिका सुनील से मिलती हैं और दोनों चुपचाप दुनिया के नजरों से बचकर साथ रहने लगते हैं। फिर 29 जनवरी 2022 को मोनिका गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सुनील के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर लेती हैं। शादी के अगले ही दिन यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका अब बिना किसी को बताए वापस कनाडा चली जाती हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाती हैं। अब अगले कुछ महीनों तक मोनिका कनाडा में ही रहती हैं। मोनिका के व्यवहार में काफी बदलाव आने लगता है। जब भी उनके परिवार में उनको कोई कॉल करता था तो मोनिका कॉल को कट कर देती थी या फिर बातों को टाल देती थी। ऐसा अप्रैल महीनों तक चलता रहता है। अप्रैल महीने के अंत तक स्थिति ऐसी बन जाती है कि मोनिका अपने परिवार और रिश्तेदारों तक फोन उठाना बंद कर देती हैं। यहाँ तक कि कोई करीबी रिश्तेदारों तक के नंबर को ब्लॉक तक कर देती हैं। कुल मिलाकर परिवार वाले चाहकर भी मोनिका से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। मोनिका के परिवार वाले मोनिका से संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कहीं भी मोनिका का अता पता नहीं चलता है। अंत में मोनिका की मौसी कन्नौर थाने में जाकर मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। इस रिपोर्ट में मोनिका की मौसी अपने पड़ोसी सुनील पर मोनिका के अपहरण का केस दर्ज कराती हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर कन्नौर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, मगर जांच की रफ्तार इतनी धीमी थी कि मोनिका के परिवार वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक अपनी गुहार लेकर जाते हैं कि इस केस को क्राइम ब्रांच तक सौंप दिया जाए। मोनिका के परिवार वालों की रिक्वेस्ट पर इस केस की जाँच रोहतक IG को सौंप दी जाती है। रोहतक IG इस केस की जांच दीवानी CIA टीम को सौंप देते हैं। अब पुलिस सबसे पहले सुनील की तलाश में लगती है। काफी कोशिशों के बाद भी सुनील का कहीं भी अता पता नहीं चलता है, मगर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं। इसी क्रम में पुलिस को कहीं से पता चलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश में रह रहा है।
इसी सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करके 2 अप्रैल 2023 को सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद सुनील को स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है, जहां से 8 दिनों के पुलिस रिमांड में उसे भेज दिया जाता है। इसके बाद सुनील से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में सुनील सभी आरोपों को निराधार बताता है और खुद को बेगुनाह बताते हुए कहता है कि मोनिका के परिवार वाले उसे फंसाना चाहते हैं, मगर पुलिस सुनील की मीठी बातों के आने के बजाय पुलिस अपनी तरीकों से पूछताछ की सिलसिला शुरू करती है। पुलिस की सख्ती के आगे सुनील की सारी चालाकी फेल होने लगती है और फिर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। सुनील बताता है कि मोनिका से उसकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मोनिका अपनी मौसी के यहाँ पढ़ने आई थी। तब सुनील मोनिका के मौसी के यहाँ दूध लेने आया जाया करता था। यही मोनिका की मौसी मोनिका की मुलाकात सुनील से करवाती हैं। सुनील पूछताछ में खुलासा करता है कि मोनिका से शादी करने के 4 महीने बाद यानी अप्रैल महीने में एक बार फिर से जबरदस्ती कनाडा से बुला लेता है और साथ में ही रहने लगता है। इस बात की जानकारी मोनिका अपने परिवार वालों में नहीं देती है। यही वजह थी कि मोनिका अपने परिवार वालों से बात करना नहीं चाहती। सुनील के खुलासों के मुताबिक सुनील और मोनिका दुनिया के नजरों से बचकर अगले कई महीनों तक साथ रहते हैं और समय समय पर ठिकाना बदलते रहते हैं। शुरू में तो इन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार रहता है। समय के साथ रिश्तों में कड़वाहट शुरू होने लगती है और ये कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इन दोनों में झगड़े होने लगते हैं। इन्हीं झगड़ों के बीच किसी तरह ये दोनों साथ रह रहे थे, मगर 29 जून 2022 को जब सुनील मोनिका को लेकर अपनी गाड़ी से झंझारा स्थित फार्म हाउस की तरफ जा रहा था, तभी कार में ही इन दोनों की इतनी ज्यादा अनबन हो जाती है कि सुनील कार में रखा अपना पिस्तौल निकालता है और सुनसान जगह पर कार खड़ी करने के बाद 2 गोली मोनिका की खोपड़ी में मार देता है। सुनील के बयान के मुताबिक गोली मारने के बाद वो लाश को अपनी गाड़ी के डिग्गी में डालता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है। सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि इस लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए, इसलिए वो अगला कदम उठाने से पहले लाश को लेकर अपने फार्म हाउस में चला जाता है और कार को पार्किंग में खड़ी करने के बाद उसे अच्छे से कवर कर देता है। तो लाश को ठिकाने लगाने के प्लानिंग में लग जाता है। इसी दौरान उसे ख्याल आता है कि क्यों ना इस लाश को इसी फार्म हाउस में दफना दिया जाए। इसी के बाद अगली सुबह सुनील अपने घर पे कुछ मजदूरों को बुलाता है और घर के अंदर लगभग एक 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाता है। मजदूर जब इस गड्ढे के खोदने के उद्देश्य के बारे में पूछते हैं तो सुनील इन लोगों के बातों को उलझाकर बस गड्ढा खोदकर जाने के लिए कहता है। मजदूर ऐसा ही करते हैं। मजदूर के जाने के बाद सुनील कार से इस शव को उतारता है और गड्ढे में दफना देता है। अपराध को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि किसी को उसके गुनाह की भनक तक भी नहीं लगती है और अगले कई महीनों तक सुनील अपनी जिंदगी जीता रहता है। सुनील के इस खुलासे से सभी हैरान रह जाते हैं और फिर दीवानी क्राइम ब्रांच की टीम सुनील के फार्म हाउस पर छापा मारती है और मजदूरों की मदद से गड्ढा खुदवाया जाता है। लगभग 10 फीट गहराई के बाद मोनिका के कंकाल को पुलिस बरामद भी कर लेती है। उस कंकाल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा ये होता है, 22 साल की मोनिका जिस 37 साल के सुनील के प्यार में पागल हो पड़ी थी, वो सुनील पहले से ही शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे। सुनील के खुलासे के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस और पुख्ता सबूत जुटाने में लग जाती है। इसी क्रम में कुछ महीनों की मेहनत के बाद पुलिस सुनील की ही निशानदेही पर वो पिस्तौल भी बरामद कर लेती है, जिसका इस्तेमाल मोनिका के हत्या में किया गया था।
इतना ही नहीं, फॉरेंसिक लैब के जांच में खुलासा होता है कि उसी पिस्तौल से चली गोली अभी भी मोनिका के खोपड़ी में फंसी हुई थी। अब लोगों के दोस्ती मोनिका से होती है। जब सुनील को पता चलता है कि मोनिका पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा जाना चाहती हैं, तो जानबूझकर सुनील मोनिका से और नजदीकियां बढ़ाने लगता है और जुआर में लग जाता है कि जैसे ही मोनिका कनाडा जाएंगी वो भी उसके साथ कनाडा चला जाएगा। इसलिए मोनिका को कनाडा जाते ही सुनील फिर से उसको भारत बुलाता है और फिर उससे शादी करता है। वो अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर भी करवाता है, जो कि मोनिका को कनाडा का फिक्स वीजा नहीं मिलता है। इस कारण एक समय बाद सुनील को उसका अपना कनाडा जाने का प्लान फ्लॉप होते हुए नजर आता है। इसके अलावा जब मोनिका शादी के बाद कनाडा से दोबारा भारत वापस आती हैं, तो वो वापस कनाडा जाने से मना करने लगती हैं। इस कारण सुनील को डर सताने लगता है, अगर मोनिका कनाडा वापस नहीं गई तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा और उसके कनाडा जाने के सपने पर भी पानी फिर जाएगा। बस इसी के बाद दोनों में अनबन बढ़ने लगती है। सुनील अक्सर मोनिका से कनाडा जाने को बोलता रहता था, जबकि मोनिका भारत में ही सुनील के साथ रहने की जिद करती थी। बस इसी के बात पर दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और यहाँ तक बिगड़ गए कि एक दिन सुनील गुस्से में आकर मोनिका की जान ले लेता है। सुनील अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता रहता है, मगर वो लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाता है और फाइनली 9 महीने बाद उसके गुनाह से पर्दा उठ ही जाता है। फिलहाल केस की स्थिति की बात करें तो सुनील पर मोनिका के मर्डर के अलावा और धोखाधड़ी के मामले भी चलाए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सुनील पर पहले से ही हरियाणा के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज थे, मगर अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिलहाल सुनील जेल में बंद सजा के ऐलान का इंतजार कर रहा है। इस मामले में मोनिका के परिवार वाले 7 अन्य लोगों पर मोनिका के हत्या के साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और इस केस की पुख्ता सबूत भी जुटाए जा रहे हैं ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके। वैसे तो ये अदालत तय करेगी कि सुनील को उसके किए की सजा क्या मिले, फिर भी आपके अनुसार आरोप सिद्ध होने पर सुनील को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।